मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी हौसले से उड़ान भरने आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आए हैं राजधानी के एक होनहार आर्टिस्ट, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कई फिल्मों में, कई शोज़ में काम किया है और आज वो अपनी ज़ुबान से अपने इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सभी का दिल की गहराई से मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार आपको अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वो इंटरव्यू जिसमें आज हमारे बीच मौजूद हैं राजधानी के एक बहुत ही होनहार, जिन्हें हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि एक मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल कैरेक्टर मिस्टर अकबर बुखारी साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अकबर बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आप यहाँ आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका फ़िल्मी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आपके मन में ये फीलिंग कब से आई कि आपको फ़िल्मों में काम करना है, आपको एक मुकाम हासिल करना है। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। शारिक भाई, इस सफ़र की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये तो शायद काफ़ी अरसे से, बचपन से अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। जब स्कूल टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट किया करता था, चाहे वो चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, एक्सटेम्प्रो कंपटीशन, एक्सटेम्प्री स्पीच कंपटीशन या कुछ भी रहा हो। और इसकी दीवानगी इस हद तक थी कि कई बार मैं क्लासेस छोड़ दिया करता था और उसका नुकसान जो है वो बाद में घर में पढ़ाई करके पूरी करता था। और इन चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो शायद ये खुदादाद बात कही जा सकती हो कि बचपन से ही मेरे अंदर थी कि जहाँ मुझे एक मंच या ऑडियंस मिलती थी तो पैर या हाथ खुद ही थिरकने लगते थे कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए। तो शायद शुरुआत तो कहा जाए तो वहीं से हो गई होगी। अकबर साहब, फिल्मों में कैसे आपने मतलब शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, और अभी भोपाल में जिन फिल्मों की शूटिंग्स चल रही थी उसमें आपने क्या अपना मार्गदर्शन दिया या आपकी क्या उसमें सहभागिता रही? जी, फिल्मों की या टीवी सीरियल्स की अगर बात करूं, जो टीवी जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, इसकी शुरुआत सन 2011 में इमेजिन टीवी पे एक सीरियल आता था रक्त संबंध। उसके अंदर घर का दामाद अभिमन्यु का जो कैरेक्टर था वो मुझे निभाने का मौका मिला और तकरीबन वो 1 साल से ऊपर ऑन एयर रहा और उसी ने मुझे एक अच्छी पहचान दिलाई जिससे इस करियर की आगे शुरुआत हो पाई। आपके कुछ प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज़ जो यहाँ पे चल रही थी शूटिंग्स, उसमें कुछ कलाकार भी भोपाल के इन्वॉल्व थे, उसमें आप सबसे ऊपर थे। तो क्या भोपाल के बारे में उन लोगों की सोच थी और आपने उनको किस तरह से टैकल किया? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को दुरुस्त करना चाहूँगा, सभी कलाकार होते हैं, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं होता और सभी अपनी भागीदारी, अपनी परफॉर्मेंस अपने हिसाब से बेस्ट ही देते हैं। हाँ, अभी भोपाल एक ग्रोइंग स्टेज है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के मामले में देखा जाए तो इतना मैच्योर नहीं हो पाया है जितना दिल्ली और बॉम्बे हो चुका है और कुछ वक्त लगेगा यहाँ पे वो मैच्योरिटी, वो सोच, वो प्रोफेशनलिज्म आने में जो इन शहरों में आ चुका है। बाकी भोपाल के कलाकार भी बहुत होनहार, बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। थोड़ी बहुत नाइत्तेफाकियाँ हो जाती हैं सेट पे तो वो मैनेज भी हो जाती हैं, फाइनल रिजल्ट्स देखे जाते हैं जो कि अच्छे निकल के आते हैं। कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया है? जी, प्रकाश झा प्रोडक्शंस की 2 मूवीज़ रहीं। एक लिपस्टिक इन बुरखा में मैं एक मॉल के मैनेजर के रोल में आपको नज़र आऊँगा और एक फ्रॉड सैया में अरशद वारसी जी को तरह तरह की एडवाइस देते हुए उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने बहुत सारी शादियां करी हैं और भोपाली बैकग्राउंड पे वो बनी है मूवी। तो ये कुछ रोल रहे थे। टीवी शोज़ में कहाँ आपने भूमिका निभाई? टीवी शोज़ में एक SRB स्टेज शो आया करता था जिसमें एज एन चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया था। उसके अलावा
कुछ कमर्शियल एड्स रहे। एक बनफूल हेयर ऑयल का मुझे मिला, भोपाल में ही उसका शूट रहा। इसके अलावा जेडी प्रीमियम का ऐड रहा, वो भी भोपाल में ही शूट रहा। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स। अभी हाल फ़िलहाल मेरी एक मूवी जिसका नाम परी है, ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई है और यूट्यूब पे आप इसे देख सकते हैं। इसमें एक फ़ादर की भूमिका मैंने निभाई है, जिसमें एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है और उसके बाद सोसाइटी का नज़रिया और घर वालों का नज़रिया जो बदला हुआ होता है, उसको एक बाप किस तरह निभाता है, वो किस तरह बदल पाता है हालात को, तो वो आप देख पाएंगे। और जब अभी तक काफ़ी तारीफ़ सुनने को मिली है उस रोल की, लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। एक अनशेकल्ड मूवी मेरी टोरेंट्स फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है, जिसमें एक नेगेटिव रोल में मैं नज़र आया हूँ, जो चाइल्ड मोलेस्टेशन पे बनी थी। उसमें भी काफ़ी तारीफ़ लोगों ने करी है एक्टिंग की। बहरहाल एक कलाकार की भूख या ग़िज़ा यही होती है कि अगर वो रोल कर रहा है और उस पर उसे तारीफ़ मिल रही है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे भी रोल कर पाए। अकबर साहब, आपने ऑलरेडी जैसा बताया कि आप हमें एक पापा का किरदार निभा रहे हैं, एक बाप का किरदार निभा रहे हैं और बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, तो उसी से हम अभी हाथरस कांड आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बेटी के साथ, मनीषा के साथ एक दुष्कर्म किया जाता है और वो दरिंदे उसको दुष्कर्म करने के बाद उसको इस तरह बेरहमी से पीटते हैं कि उसकी पीठ पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, गर्दन पर फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, उसकी ज़ुबान को काट दिया जाता है और हमारा सिस्टम गूंगा बना बहरा बनकर ये सब तमाशा देखता रहता है। तो सिस्टम से आप क्या मांग चाहते हैं और इस पर आपका क्या कहना है? हाथरस जो गैंगरेप की जो घटना हुई है मनीषा के साथ। भाई, मांग तो इसमें सिर्फ एक ही है कि गुनाहगारों को सज़ा मिले और सज़ा भी फांसी से कम कुछ ना हो, क्योंकि ऐसे वारदात सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को शर्मिंदा करती हैं, हिलाती हैं। और ये बात कोई पहली बार हाथरस कांड नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई निर्भया हुआ है, उससे पहले कश्मीर का कांड हुआ है और कई होते ही चले आ रहे हैं, जिससे ये दर्शाता है कि हमारा समाज किस रास्ते पे जा रहा है। और यही मेरा प्रयास है अपनी फिल्म में ही, जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है, कि उसके माध्यम से कम मैं अपने लेवल पे कुछ कोशिशें तो करूं कि समाज में कुछ सुधार आ पाए। एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति में जो लोग हैं, उनसे यही मांग है कि ऐसी चीज़ें ना हो और ऐसा समाज ना बनाया जाए जिससे इतना बिगाड़ हो जाए कि फिर सुधरने के इम्कानात बड़े मुश्किल हो जाएं। ये डर है मेरा। अकबर साहब, हम देखते हैं कि सत्य घटना पर आधारित जो फिल्में बनाई जाती हैं और जिनका नाम लिया अपने प्रकाश झा और भी कई डायरेक्टर्स हैं जो सत्य घटना पर आधारित फिल्में बनाते हैं, तो वो हम पर्दे पर देखते हैं, बड़े पर्दे पर। लेकिन हम बड़े पर्दे पर ये भी देखते हैं कि जो अश्लीलता परोसी जाती है, जो अनावश्यक होती है और जिसे हमारी युवा पीढ़ी देखती है और फिर वो उसको जैसा वो देखते हैं वैसा वो करने की कोशिश करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं बस ये बात कहूँगा कि फ़िल्में जो हैं वो भी समाज का ही हिस्सा होती हैं, और कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाज का आईना होती हैं। तो ये बदले हुए परिवेश में आप ये फ़िल्मों के माध्यम से जान सकते हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है। तो अगर एक तरफ हम फिल्मों में ये चीज़ें रोकने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम अपने समाज में सुधार लाएं। अगर दर्शक ही इस चीज़ को देखना पसंद नहीं करेंगे तो कोई भी निर्माता इसे नहीं बनाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही है, आपकी बात से सहमत हूँ। अकबर साहब, कोरोना पीरियड अभी आपने देखा, लेकिन वहाँ पर आपने ये भी देखा कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग भूख से जूझ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र से पलायन करते हुए मजदूर हमको नज़र आए। इस बीच समाज सेवी संस्थाएं आगे आईं और सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, वहाँ पर ये देखा गया कि मजबूर कौन है। तो आप भी एक समाज सेवी हैं, फिल्मी दुनिया के साथ साथ आपने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, एक अलग मुकाम आपने बनाया है गरीब जनता में। तो कोरोना पीरियड में आपने उन पलायन करने वाले मजदूरों के लिए क्या किया और आम जनता के लिए क्या काम किया आपने, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, वैसे तो मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समाज सेवा करके इंसान को भूल जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज आप ये अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे ये बात मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब फिर देना चाहिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो भी मुझसे हो सका, कुछ फूड पैकेट्स, कुछ मेडिसन्स, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ जूते चप्पले। मैं अकेला नहीं था उसमें, हमने एक ग्रुप बनाया था कुछ लोगों का,
जिसमें हम सब ने आपस में ज़िम्मेदारियां बांटी थी। और बिल्कुल हमें रास्ते पे जो भी इंसान, ना सिर्फ इंसान, जो भी हमें जानवर पशु भी इस अवस्था में दिखते थे कि उन्हें ज़रूरत हो खाने पीने की, दवाइयों की या किसी भी, हम उनकी भी मदद करते थे। ट्रांसपोर्टेशन भी हमने करवाया है लोगों का, भोपाल से बिहार, यूपी और दूसरी जगहों पे भी, और जो भी बस पॉसिबल उन ज़माने में लगा वो किया। और मैं इन सब चीज़ों में पीछे ही रहा, ना मैंने कभी कहीं इंटरव्यू दिए, ना मैंने कैमरा फेस किया, क्योंकि मुझे अपने अंदर से ये लगता था कि ये मैं उनके लिए नहीं या अपने लिए कर रहा हूँ, ये अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ। फिर भी कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने मुझे कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट्स दिए हैं इसके अंदर, जो अभी भी मेरे पास हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त, और हम आपकी इस फीलिंग की कदर करते हैं। और एक और सवाल अंत में, जी। आपके राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ है। आपने कांग्रेस की, आपके पास मेंबरशिप है, बल्कि आप उसमें सक्रिय सदस्य भी हैं। तो वर्तमान में आप अभी क्या पद रखते हैं उसमें? और आपने देखा आपकी पार्टी के एक जाबाज और जिम्मेदार अपने 20 विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं और विरोधी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, और आगामी चुनाव अब उन्हीं 20 विधायकों को लेकर है, मध्यवर्ती चुनाव है। तो इस पर जनता से आपकी क्या अपील है? क्या ऐसे बागी लोगों को फिर से चुनकर? मेरा तो केवल जनता से इस बारे में यही निवेदन है कि ये जो एक नया ट्रेंड आ गया है इसको ना आगे आने दें, वरना आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। विधायक इसी तरह चुन के आएंगे आपके वोट पे, और फिर वो दल बदलेंगे, और फिर जो भी आगे ख़रीद फरोख्त हो या जो भी राजनीति जिस स्तर पे भी जा रही है, अफसोस ही होता है दिल में कि नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। अगर ये लोग हारेंगे तो एक मिसाल बनेगी और डेमोक्रेसी की जीत होगी और इन गलत एक्टिविटीज़ की हार होगी। आप जैसे युवा जो कि पार्टी में हैं, क्यों नहीं रोड पर आकर के इनका विरोध करते हैं, ताकि आपकी पार्टी के आला कमान जो सो रहे हैं उनकी नींद खुले, और आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो राहुल गांधी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, वो हाथरस कांड में जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि पुलिस उनसे बदसलूकी करती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये बहुत दयनीय स्थिति है इस टाइम जो यूपी में हो रही है, और हमारी पार्टी की बस एक ही सोच है और एक ही सोच पे आगे बढ़ रही है, वो है मानवता। मानवता की सेवा, देश की सेवा। जैसा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी ने कोशिश करी, उनके साथ क्या सलूक हुआ वो भी हमने देखा, पर कांग्रेस इसी चीज़ को आगे लेके जाएगी। और जब जब जहाँ जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, मुद्दे उठेंगे, लोगों पे अत्याचार होगा, ना सिर्फ हम, हमारी पार्टी, हमारा समाज, और हम कहते हैं इस आपके प्लेटफॉर्म से माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया भी हमारे साथ आए और सच्चाई का साथ दे। इसमें कोई पार्टी की सोच नहीं है, इसमें हमें इंसानियत को जिताना है और सच्चाई को जिताना है। अकबर बुखारी साहब जो कि समाज सेवा करने में यकीन रखते हैं, इस हाथ से करना और उस हाथ को नहीं बताना, इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तंजीमें और सियासी जमातें ऐसे लोगों की अनदेखी करती हैं। सिर्फ ऐसे लोग जिनके हाथ में समाज के कुछ लोग होते हैं, और जो लोग जीतने के बाद हिंदू मुस्लिम बंटवारे में यकीन रखते हैं और ऐसी राजनीति करते हैं जिससे हमारे समाज को खतरा रहता है। वहीं ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर होते हैं, उन्हें लेकर चलने वाले होते हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जाती है। तो मैं ऐसे सियासी जमातों से, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल, निवेदन करता, हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि ऐसे लोगों को आप खोजिए, ऐसे लोगों को आप टिकट दीजिए, ताकि जनता उन्हें चुन करके अपना प्रेम और मत से उन्हें विधानसभा भेजे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समाज सेवा उनके लिए कर पाएँ। क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी वो जनता के लिए इतना सोच रहे हैं, अगर उनके पास एक पद होगा तो वो बेहतर तरीके से समाज की और जनता की निष्पक्ष भाव से सेवा कर पाएंगे। अंत में एक और सवाल अकबर बुखारी साहब आपसे, अगर आपको किसी महकमे में अगर किसी बड़े पद पर बिठा दिया जाता है, तो उस पद को ग्रहण करने के बाद आपकी रणनीति क्या होगी? आप किस तरह से लोगों के काम करेंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उसमें? देखिए, इस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब मेरे पास ये है कि आज तो मेरे पास ऐसा कोई पद है नहीं। आज भी मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, मानवता पे चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। अगर कल को मुझे कुछ मिल जाएगा तो भी मेरी यही सोच होगी, मैं लोगों के बीच ही रहूँगा, समाज की सेवा ही करूँगा। जैसा आज कर रहा हूँ वैसे ही कल कर रहा हूँ। ना मुझे किसी पद की लालसा है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये काम करने के लिए ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत है, हाँ पूछना है तो सिर्फ मुझे मेरे मालिक से पूछना है और मेरे दिल से पूछना है। और मेरा कहना ये सब लोगों से है कि आप बेलौस होके किसी की मदद करिए, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और उसके ऊपर मालिक पे छोड़िए। किस्मत किसने किसकी देखी है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। लाइफ के परिवार की संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपने अपने वालिद साहब को हाल ही में हमने देखा, सूचना मिली, लाइफ के परिवार ने शोक व्यक्त किया और उन्होंने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया है। मसीह बुखारी साहब, आपके वालिद साहब से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, इस पर भी थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि वालिद साहब एक चर्चित चेहरा थे, सभी लोग उन्हें जानते हैं, समाज से जुड़े हुए। थोड़ा उन पर रोशनी डालिए, क्या आपने उनसे सीखी जीवन में? मैंने अपने वालिद साहब से जो भी शिक्षा ली है उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आज जो भी संस्कार मेरे अंदर आप देख रहे हैं, जो मैं बात कर पा रहा हूँ, इसका श्रेय मेरे डैडी, मेरे वालिद साहब को ही जाता है, जो ख़ुद भी एक समाज सेवी रहे और उन्हें भी कभी ज़िंदगी में किसी पद की कोई लालसा नहीं रही और ना वो कभी किसी बहुत बड़े ओहदे या पद पे रहे। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक ही बात पे लगाया कि मुझे इंसानियत को ज़िंदा रखना है, मुझे मेरे भाईचारे को ज़िंदा रखना है, और उसी के लिए वो लगे रहे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि अगर मैं उनकी बराबरी तक ना पहुंच पाऊं तो उसके नीचे भी ना आ पाऊं। जी। आपसे अकबर बुखारी साहब, जिन्होंने हमसे बात की, हर पहलू पर हमने उनसे बात की, उन्होंने बड़े ही सटीक जवाब दिए। उनके फिल्मी करियर को लेकर के बात हो या टीवी शोज़ को लेकर के बात हो, उन्होंने सब पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। हाथरस कांड, रेप कांड पर भी आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, सिस्टम से आपने गुहार लगाई, आपने व्यूज़ उनको दिए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अश्लीलता पर अगर हम बात करते हैं तो दर्शक अगर उसे देखना पसंद नहीं करेंगे तो निर्माता भी उसे बनाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये थे आप हमारे अकबर बुखारी साहब, उन्होंने अपने वालिद साहब पर भी बात की और हम पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लाइफों के परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और वो इस परिवार का हिस्सा हैं। एक इजाज़त चाहूँगा एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करने के लिए। जो भी हालात सब चल रहे हैं देश में और सब जगह, अच्छे तो नहीं चल रहे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे भी हैं, उनको मैं सिर्फ एक शेर के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। तो गिरने से ना डरिए, आगे बढ़िए। थैंक यू। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। ये शेर मैंने अपने उस्ताद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब से सुना था और अभी यहाँ अकबर बुखारी साहब ने उसी अंदाज में इस शेर को सुनाया कि हमें हार कर बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर के वापस से मैदान जंग में आना चाहिए और छोटी सी जीत पर इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़ी जीत का इंतजार करना चाहिए। अकबर बुखारी साहब ने हमसे बहुत ही अच्छी बात की, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ समय निकाल करके आए और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही समय निकाल करके यहाँ आते रहेंगे, अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, अपने सुझाव हमको देते रहेंगे, आपके सुझाव हम जनता तक पहुँचाते रहेंगे। अंत में लाइफ ऑफ के न्यूज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, इसके चीफ एडिटर एमजे खान साहब के बारे में जानना चाहूँगा, जो लगातार ऐसे दीन दुखियों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है लाइफ ऑफ के, इस पर आप क्या कहेंगे? खान साहब का ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और मैं खान साहब को पर्सनली भी जानता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ बिल्कुल। वो ख़ुद बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हें किसी भी क्या कहा जाए, मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे चंद हीरे हमारे आसपास हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और जहाँ ये सब बिगाड़ है तो वहाँ ऐसे समाज सेवी, ऐसे समाज को सुधारने वाले लोग भी हैं खान साहब जैसे, जो हर लम्हे हर पल समाज के जागरूकता के लिए ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी उठाते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब वक्त आ गया है जनता से विदा लेने का और जाते जाते हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस समाज का दर्पण हैं,
और आप जिसे चाहेंगे उसी को आप चुन करके भेजेंगे, चाहे सियासी रहमा हो, चाहे कोई दूसरी फील्ड हो। तो आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि अकबर बुखारी साहब जैसे यूथ आइकन को आप सराहें और उनको अगर ज़रूरत पड़ जाए आपके प्रेम की और मत की, तो आप उनको अपना प्रेम और मत देने से ना भूलें और ऐसे लोगों को हमारे देश की ताकत बनाएं। लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी एक और कहानी के साथ, किसी ऐसे ही यूथ आइकन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।